अभी सबसे जो अहम सवाल है सौरभ जी आज के सिनारियो में अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या-क्या मुद्दे रह सकते हैं आपके हिसाब से? कोरोना में अगर होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुद्दा अभी कोई कोई भी मुद्दा इतना प्रभावी होगा अभी। कोरोना का चलेगा, कोविड का चलेगा, बेरोज़गारी का विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इसको भुना पाएँगे। क्योंकि एक तो लोगों के बीच इतना रीच रीच कर नहीं पाएँगे, और जो अभी समस्या है बाढ़, कोविड, इन सब चीज़ों का, और एक राष्ट्रवाद का जो है, और मोदी जी का बीजेपी के साथ होने के बाद मोदी जी का जो साथ मिल जाता है उससे काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो देखा जाए तो अब सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा लगभग बना ही दिया गया है। वैसे हर पार्टी उसमें सहयोग ही कर रही है, लेकिन वो भी मुद्दा है एक से। और सुशांत सिंह राजपूत से लेके बेरोजगारी भी मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, मुझे लगता नहीं है। राम मंदिर बना है, उसका भी फायदा बीजेपी उठाने की जरूर कोशिश करेगी। और सारी चीजों का, क्योंकि राजनीति में आप ये नहीं कर सकते किसी एक मुद्दे पे कोई भी चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें काफी सारी विपक्ष के लिए खास राम मंदिर भी आएगा, सुशांत सिंह राजपूत भी आएगा, कोविड भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगी, सारी चीजें आएगी इसमें। शिक्षा विपक्ष मित्रों में शिक्षकों को जो बढ़ोतरी किया गया है, वो उसका फायदा मिलेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को। विपक्ष के लिए क्या मुद्दा हो सकता है जिसपे कि वो कुछ फाइट कर सकती है या चुनाव जीत सकती है? ऐसे विपक्ष का जो अभी की स्थिति में विपक्ष ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे हम्म। मुद्दे हो सकते हैं जो जिसके कारण विपक्ष मजबूत हो सकती है, तो वो मुद्दे कौन से हो सकते हैं? विपक्ष तो एक तो शिक्षा की व्यवस्था जो हो गई है बिहार में, हुँ, वो हुँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा बेसिक स्ट्रक्चर भी खत्म कर दिया गया है। हुँ, हुँ। शिक्षा मित्रों की बहाली और जिस तरीके से वहाँ शिक्षकों की भर्ती हुई है, और शिक्षा स्कूलों में जिन शिक्षकों को हम देख रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल अब शिक्षा से ज्यादा वहाँ पे भोजन करवाने के लिए वो कर दिया गया है सिर्फ। हुँ, एक मिड डे मील, एक ठीक है, मिड डे मील की जरूरत थी, उन लोगों को लाया गया जो उस तबके के लोग हैं उनको, लेकिन पहली प्रायोरिटी वहाँ शिक्षा ही होनी चाहिए। मिड डे मील सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन मिड डे मील फर्स्ट हो गया है। और वहाँ पे ये पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, उसका स्तर बहुत निचले स्तर पे चला गया है। अब पूरे विश्व में जिस तरीके से शिक्षा स्तर बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आप इससे शिक्षा व्यवस्था को पाटा जा रहा है। क्योंकि आज के समय में आप देखोगे, चाहे अगर थोड़ा सा भी किसी के पास अगर इतना है, तो वो कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। हमारे समय में सभी लोग सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। जिसके पास थोड़ा भी है, थोड़ा कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। और ये शिक्षा शिक्षा की स्थिति ये बताती है कि किस स्तर पे हम पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी तो मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के साधन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कराया गया है। इतनी चीनी मिलें पड़ी हुई है, सूता मिल, चीनी मिल से लेके सारे मिल पड़ी हुई है, उस पे आज तक कोई भी एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा गया। तो वो सब मुद्दे, क्योंकि पिछ 2 साल तो इन्होंने आज मैंने कब तक आप लालू जी के 15 साल के सत्ते को याद दिला के कब तक आप सत्ता में आते रहोगे? कि वो अब एक बोर्डिंग सब्जेक्ट हो गया है लोगों के लिए। जब वो उधर से बिल्कुल, आता है, बिल्कुल इरिटेशन लोगों के एग्ज़ैक्टली अंदर अगर पैदा होता है जो वो। बिहार में आज के डेट में बिहार में जो सबसे विपक्ष पार्टी जो आरजेडी है, अगर वो शिक्षा, हम्म। बेरोज़गारी इन सब चीज़ों को अगर मुद्दा बनाती है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का स्तर नीचे चला गया है या विकास नहीं हो रहा है, तो सीधे इस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं, उस पे कोई सफाई नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से कि हमने ये किया, हमने वो किया। सीधे वो लोग इस मुद्दे पे आते हम्म। हैं कि आपके समय में लालू जी के समय में क्या हुआ? तो नीतीश जी इसका इसीलिए जीत के आए थे कि उस चीज़ों को अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए। आपको लोगों ने समर्थन दिया, 15 साल तक आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो 15 साल का हिसाब तो आपसे माँगेगी सरकार। अगर लालू जी की तरह ही चीज़ों को करोगे, तो फिर चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ? वही मेन क्या है कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, उनके लिए सबसे अच्छा मौका होता है जब वो आरजेडी के 15 सालों को याद दिलाते हैं। विपक्ष पूरे बैकफुट पे आ जाती है, फिर उनके पास कुछ जवाब नहीं होता है। और विपक्ष यहीं पे इतनी कमजोर हो जाती है और लड़खड़ा के वहीं गिर जाती है। और उस मुद्दे को वो अभी इतने, ऐसा नहीं है कि आज से ये मुद्दा, ये पिछले 5-6 सालों से बहुत ये मुद्दा उठना चाहिए था, लेकिन उस मुद्दे को कभी भी राजनीतिक रूप से उसको उठा नहीं पाई विपक्षी पार्टियां।
क्योंकि यही है कि आपने जैसे बोला कि उसका जवाब नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ फिर बता दिया जाता है कि आप 15 साल जो आपका शासन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ये आने के बाद फिर विपक्ष पार्टी पूरे बैकफुट पे चली जाती है कि उनका इस तरीके से उनका किया हुआ है और वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है, और इसको लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं सत्ताधारी पार्टियां, और शिक्षा बेरोजगारी के ऊपर उनका कोई भी उस तरीके का असर या प्रभाव या वो कोशिश भी उन्होंने नहीं किया है अभी तक। तो अगर दूसरे शब्द में इसको अगर समझा जाए सौरभ जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक बिहार में कोई तीसरा फ्रंट बहुत स्ट्रांग तरीके से खड़ा नहीं होता है, तब तक जेडीयू और बीजेपी के लिए राहें आसान है। हाँ, राहें आसान है, क्योंकि आप जातिगत जो वोट बैंक है वहां पे, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में, वो है ही यहाँ पे। तो ये जब लोजपा बीजेपी और जदयू जो अति पिछड़ा इनका वोट का एक एक वो कोर वोट बैंक है, बीजेपी के पास जो सो कॉल्ड सवर्ण और कुछ पार्टियों का जो कुछ जातियों का वोट है, रामविलास पासवान जी का जो 5-6% जो फिक्स वोट है, ये सब मिलने के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको पीछे करना वो काफी मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि जब तक ये है तब तक इतना आसान नहीं है। और क्या है कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी अगर मैं देखता हूँ जमीनी लेवल पे बिहार की है, वो उस तरीके से वो उतनी मेहनत कर भी नहीं पा रही है जिस तरीके से पहले होता था। वो जमीनी रूप से नहीं जुड़ी हुई है, वो अभी ट्विटर और ऑनलाइन आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी लेवल पे जो उनका होल्ड है, पकड़ है, वो धीरे धीरे उनका छूटता जा रहा है इस वजह से। और दूसरी और बात छूटता जा रहा मैं है, ये और नहीं समझ पा नेताओं रहा का एक हूँ। विजन नहीं है, नेताओं का एक विजन नहीं है। आप जैसे उनका सुन, जब आप विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप या और भी नेताओं को सुनोगे, तो कभी आपको वो ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि हम क्या करेंगे आके, अगर मैं आता हूँ तो शिक्षा व्यवस्था में मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, या बेरोजगारी रोजगार के लिए मैं क्या करूंगा। उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो युवाओं में उस तरीके का अंदर जो है वो जगा नहीं पाता, एक विश्वास नहीं जगा पा रहा है, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से। जी। एक जो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल मौका मिला तेजस्वी को अपने आप को साबित करने का और सब कुछ करने का। 5 सालों के बाद आज स्थिति ऐसी बनी पड़ी है कि वो अपने अलायंस को भी बचा नहीं पा रहे हैं। मांझी जी कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी मुकेश सहनी चीज़ों को, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इंटैक्ट किए हुए है अपने लोगों को। तो ये आखिर ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो तेजस्वी को सीखना पड़ेगा कहीं न कहीं, कि आपको अपनी जो अलायंस हैं उनको इंटैक्ट करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव में अच्छे से जा पाओगे और जीत दर्ज कर पाओगे। मुझे लगता है जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, जिन पार्टियों की, जीतन राम मांझी जी की या मुकेश सहनी की, इन लोगों का जनाधार नहीं है। इन लोगों ने एक, अगर मैं निषाद हूँ, मैं ये हूँ निषाद हूँ, मैं 11% वोट है, इन लोगों ने अपने आप ही स्वघोषित जो होते हैं ना नेता, जो 11% का नेता मैं हूँ, इन्होंने बोल दिया। जीतन राम मांझी भी ऐसे ही करने की कोशिश कर दे रहे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं। और ये 2019 के चुनाव में ये आरजेडी और तेजस्वी यादव ने देख लिया कि इन लोगों की जमीनी ताकत कुछ भी नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों की जमीनी जमीनी ताकत जीरो है। और ये लोग जिस तरीके से सीटों के लिए प्रेशराइज करते हैं, उसमें आरजेडी को जो अपना सीट काफी छोड़ना पड़ा था लास्ट टाइम, और इनका परफॉर्मेंस जीरो के बराबर है इन सब का। तो वो दिख गया कि इन लोगों के वजह से उनका कोर बैंक और उनका जो एक मास वोट बैंक है, वो भी उस तरीके से इंटैक्ट होके उसको नहीं कर पाया, उस तरीके से जुड़ नहीं पाया। तो इनका राजनीतिक मैं तो इसमें बोलूंगा कि वो राजनीतिक ताकत को समझते हैं इन लोगों की। और जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी या इनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि इनका पिछले आप चुनावों में स्थिति देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को जिताने का इतना असर रखते हैं कि ये प्रभाव डाल सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे सौरभ जी, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, और सरकार अगर बनेगी तो कितनी सीटें किनको मिल सकती है? देखिए, अभी इसका आकलन करना जल्दबाजी होगा ये, क्योंकि अभी अभी जब अभी इलेक्शन का डेट फिक्स होगा। हेलो, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है सौरभ जी? जी जी जी, आ रही है आ रही है। जी बताएं। हाँ जी, मैं वही बोल रहा था कि अभी इसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी, हम्म। क्योंकि अभी काफी सारे मुद्दे आएंगे, मुद्दे मुद्दे ऊपर बढ़ा जाएगा।
और मुद्दों के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी, तो अभी हम लोग जल्दबाज़ी करेंगे। अभी कुछ दिन रुक के हम लोग स्टार्टिंग ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सौरभ जी, आप हमारे शो में आए, स्टार सूचना न्यूज़ के प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया है, इसके लिए फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद फिर औ से। और आप देख रहे थे स्टार सूचना न्यूज़, बिहार क्राइम न्यूज़ के साथ। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और सबसे जो अहम बात है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम लाइव आएँ या किस तरीके का आप डिस्कशन हो, तो आपके पास वो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए और आप उनको देख सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।